हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम देख रहे थे इन्वायरमेंट के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज़। और आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 5 पे। और इससे पहले हम अपने 4 लेक्चर करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके वो भी देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट हम जो पहले करवा चुके होते हैं सीरीज़ में वो फिर नेक्स्ट बार रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग से देखनी काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला लेक्चर और पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और आपको और भी बहुत सारी सीरीज़ हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आप हमारे चैनल पे जाके और बहुत सारी प्लेलिस्ट देख सकते हो। करंट अफेयर्स की सीरीज़ हमारी चल रही है, उसके अलावा हमारी ज्योग्राफी की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है, साइंस टेक की कंप्लीट हो चुकी है, और हमारी इकोनॉमी की सीरीज़ भी कंप्लीट हो चुकी है, और पॉलिटी की सीरीज़ हमारी चल रही है। तो इस तरह से टोटल हमारी सीरीज़ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़ हम चला रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एज पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 कौन सी स्टेटमेंट सही है? ठीक है, फर्स्ट है द रूल्स आर एप्लीकेबल टू म्यूनसिपल एरियाज एंड अर्बन एग्लोमरेशंस ओनली। सबसे पहले है कि ये जो रूल्स हैं ये केवल और केवल म्यूनसिपल एरियाज एंड अर्बन एग्लोमरेशंस के लिए हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहले थे ये केवल और केवल म्यूनसिपल एरियाज और अर्बन एग्लोमरेशंस के लिए, बट नाउ दे आर एप्लीकेबल बियॉन्ड म्यूनसिपल एरियाज एंड अर्बन एग्लोमरेशंस। ठीक है, अभी क्या हो गए हैं ये बियॉन्ड हो गए, इनके बियॉन्ड हो गए। मतलब जो जैसे कि इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, सेंसस टाउन्स हैं, इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, और जो भी एरियाज़ इंडियन रेलवे के अंडर आते हैं, रेलवे वाली एरियाज़, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर पिलग्रिमेज साइट, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस साइट, ये सारे भी इसके अंडर ऐड हो गए हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट होगी हमारी रॉन्ग कि ये केवल और केवल म्यूनसिपल एरियाज एंड अर्बन एग्लोमरेशंस में एप्लीकेबल है। सेकंड है एज पर द न्यू रूल्स द लैंडफिल साइट शैल बी 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम रिवर। इसने बोला है कि लैंडफिल साइट जो इसने बोला है कि वो रिवर से 5 किलोमीटर अवे होनी चाहिए। देखो, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। इन्होंने अलग अलग साइट्स के लिए अलग अलग वो बताया कि लैंडफिल साइट कितनी दूर होनी चाहिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। जैसे कि रिवर से 100 मीटर दूर होनी चाहिए। ये जो है ये 5 किलोमीटर नहीं है, कितना है, 100 मीटर दूर होनी चाहिए रिवर से। उसके अलावा अगर कोई पॉन्ड है तो वहाँ से 200 मीटर दूर होनी चाहिए, और अगर कोई हाईवे है तो वहाँ से 500 मीटर दूर होनी चाहिए। अगर कोई एयरपोर्ट या एयरबेस है, तो वहाँ से 20 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है इनकी मतलब मेन जगहों से इनका कितना डिस्टेंस होना चाहिए लैंडफिल साइट्स का। ठीक है, और थर्ड है द जनरेटर विल हैव टू पे यूज़र फी टू द वेस्ट कलेक्टर विच विल बी डिसाइडेड बाय द लोकल ऑथोरिटीज़। जो यूज़र फी देनी पड़ेगी वेस्ट कलेक्टर्स को, जनरेटर को, जो कि लोकल ऑथोरिटीज़ डिसाइड करेंगी। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि ये करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या होगा, मतलब सोर्स पे ही सेग्रीगेशन करना पड़ेगा। मतलब सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट अभी क्या हो गया है, मैंडेटेड हो गया है। ठीक है, और मेनली जनरेटर को 3 स्ट्रीम्स में अपने वेस्ट को मतलब वो सेग्रीगेट करना पड़ेगा। 3 उसमें कहाँ पे, जैसे कि एक तो वेट होता है, वेट वेस्ट होता है, एक ड्राई वेस्ट होता है, और एक होता है हैजार्डियस वेस्ट। ठीक है, ये सारे अलग अलग में उनको वो करने पड़ेंगे। तो जनरेटर को एक तो वेस्ट कलेक्टर को यूज़र फी देनी पड़ेगी, और एक स्पॉट फाइन देना पड़ेगा। स्पॉट फाइन मतलब फॉर लिटरिंग एंड नॉन सेग्रीगेशन। अगर वो नॉन सेग्रीगेशन के लिए और लिटरिंग के लिए, दोनों के लिए उनको स्पॉट फाइन भी देना पड़ेगा अगर वो सेग्रीगेशन नहीं करते हैं। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डी है सीपी शैल प्रिपेयर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान विद टाइम लाइन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो याद रखना, सीबी जो है वो प्लान प्रिपेयर नहीं करेगा। प्लान प्रिपेयर कौन करेंगी? लोकल ऑथोरिटीज़। यहाँ पे प्लान प्रिपेयर कौन करेंगी? लोकल ऑथोरिटीज़ प्लान प्रिपेयर करेंगी कि कैसे मैनेजमेंट करना है वहाँ का, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना है टाइम के साथ, और उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये है। और लोकल ऑथोरिटीज़ तो ये करेंगी, प्रिपेयर करेंगी प्लान को, और गवर्नमेंट भी एक सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी बनाएगी। गवर्नमेंट क्या बनाएगी? एक सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी बनाएगी। किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज के सेक्रेटरी के अंडर एक कमेटी बनेगी फॉर ओवरऑल मॉनिटरिंग ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल की, मतलब जो मॉनिटरिंग के लिए।
ठीक है। ये कमेटी किसके लिए होगी? मॉनिटरिंग के लिए होगी कि जो लोकल अथॉरिटीज़ लेवल पे जो काम हो रहा है वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाई जाएगी। लोकल अथॉरिटीज़ प्लान करेंगी। लैंडफिल साइट्स बता दिया। सोर्स सेग्रीगेशन 3 स्ट्रीम में करना है वो भी बता दिया। उसके अलावा रूल्स कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है वो भी हमारे हो गए हैं, ठीक है। और क्या कहीं पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा वेस्ट को ऐसे करने की बात की गई है? तो यस, हमारे एक आर्टिकल है, आर्टिकल 51G, ठीक है, 51A-G हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में ये ऐड किया गया है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव नेचुरल इन्वायरमेंट, ठीक है। इसमें क्या है कि प्रोटेक्ट करना है एंड इम्प्रूव करना है किसको? अपनी नेचुरल इन्वायरमेंट को, ठीक है, अपने नेचुरल इन्वायरमेंट को, ठीक है। वहाँ पे गंदगी नहीं होने देनी, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड यू शुड हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी लिखी गई हैं। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाती है, तो हमारा सी आंसर ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी, नेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी को बताना है। ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, ठीक है, करवा चुके हैं। फर्स्ट है कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी इज स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी एस्टेब्लिश अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, बिल्कुल उसी के अंडर। ये क्वेश्चन कब करवाया था? ये क्वेश्चन करवाया था जब हमारा नागोया प्रोटोकॉल आया था। कब आया था? नागोया प्रोटोकॉल जब आया था बायो सेफ्टी पे, उसके लिए उसमें हमने CBD के बारे में सब कुछ करवाया था। तो वहाँ पे बताई थी कि इंडिया में UNCBD को, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। और उस एक्ट के अंडर एक ऑथोरिटी बनाई गई है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी, जो कि एक स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी है। और ये कब बनाई वो हुई? इस एक्ट के अंडर 2003 में बनाई गई, ठीक है। सेकंड है नेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी रेगुलेट्स एक्सेस टू इंडियाज बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड नॉलेज बाय इंडियंस एंड नॉन इंडियंस एज वेल। तो ये भी सही है कि इंडियंस और नॉन इंडियंस दोनों के लिए ही, मतलब जहाँ पे भी होगी उन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को ये रेगुलेट करेगी। तो ये भी सही है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसकी सही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि ये थी। तो अब इसमें मतलब नेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी जो है 2003 में फॉर्म हुई। तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? याद रखना, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? चेन्नई में है। चेन्नई तमिलनाडु में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। और मेनली ये रेगुलेटरी और एडवाइजरी बॉडी ही है, ठीक है, मतलब एडवाइजरी बॉडी ही है ये, कोई बहुत ज़्यादा इसके पास पावर नहीं है। और उसके अलावा नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो ऑथोरिटी होती है, एक उसके चेयरमैन होते हैं, प्लस 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, प्लस 7 जो होते हैं यहाँ पे और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, ऐसे होते हैं 7 + 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। एक होता है स्टेट बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड होता है, ठीक है, ऑथोरिटी नहीं होती, इसको बोर्ड बोलते हैं। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड होता है। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड में क्या होता है? एक चेयरमैन होते हैं, 5 एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं और 5 एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है। ये होती है स्टेट बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी में, ठीक है। और एक होती है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। ये कहाँ पे होती है? लोकल लेवल पे होती है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी लोकल लेवल पे होती है। और इसमें क्या होता है? चेयरमैन, एक तो चेयरमैन होते हैं और एक मतलब और 6 मेंबर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जो भी मतलब लोकल गवर्नमेंट उसको नॉमिनेट करेगी। उन 6 मेंबर्स में से क्या होगा? जो 1/3 से कम तो वुमेन नहीं होनी चाहिए, मतलब कम से कम 1/3 तो वुमेन होनी चाहिए। और 18% जो है वो SC/ST होने चाहिए, ठीक है। इनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी है किसमें? बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी में। ये लोकल लेवल पे होती है, एक स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड होता है और एक नेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी होती है। तो 3 लेवल पे बायोडाइवर्सिटी एक्ट के अंडर ये बने हुए हैं स्टेजेस, ठीक है। और याद रखना, एक ये जो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है और जो ये बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी है, ये दोनों मिलकर डिक्लेयर करते हैं बायो हेरिटेज साइट। कोई भी बायो हेरिटेज साइट है उसको कौन डिक्लेयर करेगा? ये दोनों मिलके करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, बायो हेरिटेज साइट, ये बोल सकते हैं कि बायो हेरिटेज साइट को कौन डिक्लेयर करता है? तो वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी नहीं करती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, वो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी मिलकर उसको वो करती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसके बारे में? नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट के बारे में, ऑथोरिटी के बारे में, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बोलता है? वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में ही बताने। फर्स्ट है रेडियो एक्टिव वेस्ट जनरेटेड इन इंडिया डिस्पोज्ड ऑफ फॉलोइंग द रूल्स प्रोमलगेटेड अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। जो भी हमारे रेडियो वेस्ट हैं जो जनरेट होते हैं वो मेनली इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर डिस्पोज होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या आपको लग रही है ये स्टेटमेंट सही है? तो जो ये स्टेटमेंट है ये हमारी रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है? क्योंकि जो ये रेडियो एक्टिव वेस्ट हैं ये होते हैं किस रूल के अंडर? हमारा आ जाता है एटॉमिक एनर्जी सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट, सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट रूल्स 1987,
1987, इसके अंडर होते हैं ये रेडियो एक्टिव वेस्ट हमारे रेगुलेट, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग डिस्पोज होते हैं, ठीक है। और ये किसके अंडर था, ये किसको अमेंड करके बना था, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 को ये वो करके बना था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेडियो एक्टिव वेस्ट के बारे में। सेकंड है कि रेडियो एक्टिव वेस्ट को कौन रेगुलेट करता है। तो फर्स्ट हो गई हमारी स्टेटमेंट रॉन्ग, ठीक है, इसका मतलब सेकंड सही है। देख लेते हैं कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंक्लूडेड इन बोथ ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। एक बार ये स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी किस एक्ट में दी गई है, उसमें ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स था आंसर, लेकिन मैंने बताया था कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में भी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज होती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं, एज पर बायोमेड वेस्ट रूल्स 2016 बायोमेड वेस्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सेग्रीगेटेड इनटू 4 कलर कोडेड वेस्ट कैटेगरीज। बायोमेड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो बायोमेड है उसको मेडिकल वेस्ट है उसको 4 कैटेगरीज में आपको सेग्रीगेट करना होगा। जो भी मतलब वो होगा इन्फेक्टेड वेस्ट होगा उसको 4 कलर कोडेड कैटेगरीज में आपको सेग्रीगेट करना होगा। ये सही है। 4 कलर कोडेड कैटेगरीज कौन सी है, बाई चांस आ जाए, क्योंकि आजकल क्या है उसके हेल्थ के बारे में कुछ ज़्यादा ही वो चल रहा है, ठीक है। तो देखो 4 में करना है, एक तो रेड, एक येलो, एक ब्लू और एक वाइट, ठीक है। रेड, येलो, ब्लू एंड वाइट। सबसे पहले आ जाता है हमारा रेड। रेड में हम क्या रखेंगे, रेड जो डस्टबिन होगा उसमें क्या करेंगे, इन्फेक्टेड ड्रेसिंग पीओपी कास्ट जो होते हैं, मतलब इन्फेक्टेड जो ड्रेसिंग वगैरह हैं और पीओपी वगैरह है, ठीक है, पीओपी कास्ट जो है वो सब इसमें रखेंगे। फिर आ जाता है हमारा येलो वाला। येलो में हम क्या रखेंगे, जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि प्लासेंटा हो गया, ठीक है, और पैथोलॉजिकल वेस्ट हो गया, कोई भी बॉडी पार्ट्स हो गए, या फिर कोई पैथोलॉजिकल वेस्ट हो गया, ठीक है, पैथोलॉजी वेस्ट हो गया, तो ये सारे किस में रखेंगे, हम येलो में रखेंगे। उसके बाद आ जाता है हमारा ब्लू। ब्लू में क्या रखेंगे हम, जैसे कि सिरिंज हो गई, ग्लव्स हो गए, प्लास्टिक वेस्ट हो गया, ये सारे किस में रखेंगे, हम ब्लू में रखेंगे। फिर आ जाता है हमारा वाइट। वाइट में हम शार्प चीज़ें रखेंगे, जैसे कि नीडल्स हो गई, कट ग्लासेस हो गए, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम वाइट में रखेंगे। तो ये हैं सारी चीज़ें जिसमें वाइट में हम किस में रखेंगे, शार्प चीज़ों को रखेंगे। ब्लू में हम किसको रखेंगे, मतलब सिरिंज वगैरह या फिर ग्लव्स, प्लास्टिक वेस्ट। येलो में हम बॉडी पार्ट्स को रखेंगे और रेड में हम इन्फेक्टेड ड्रेसिंग पीओपी उनको रखेंगे। इसके अलावा एक और होता है, वो नॉन इन्फेक्टेड के लिए होता है, वो होता है ब्लैक डस्टबिन होता है एक, जिसमें हम नॉन इन्फेक्टेड चीज़ों को रखते हैं, वो अलग है, ठीक है, मतलब साइटोटॉक्सिक जो ड्रग्स होते हैं, केमिकल वेस्ट होते हैं, वो सारे उसमें रखे जाते हैं। तो ये हो गया हमारा ये कि सेग्रीगेशन हमारा कितने उसमें होना चाहिए, 4 कलर कोडेड वेस्ट कैटेगरीज होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सी। इसके अलावा अगर हम बायोमेड वेस्ट की बात करें तो अब पहले तो ये केवल हॉस्पिटल्स वगैरह में थे, मतलब बायोमेड जो वेस्ट मैनेजमेंट है वो केवल और केवल हॉस्पिटल्स वगैरह में थे। अभी वैक्सीनेशन कैंप्स, ठीक है, ब्लड डोनेशन कैंप जो होते हैं उनमें भी, और वैक्सीनेशन कैंप उनमें भी, और सर्जिकल कैंप्स जो होते हैं उनमें भी, इन सब में अभी ये रूल्स लागू हो गए हैं, ठीक है। और जो भी बायोमेड वेस्ट के जो ये हैं जो ये डिब्बे हैं, इनके ऊपर बारकोड सिस्टम भी यूज़ किया जाएगा, बारकोड सिस्टम, ठीक है। और इसमें लिमिट पे बात की गई है, किसकी लिमिट पे बात की गई है, डाईऑक्सिन्स एंड फ्यूरांस की जो वो है लिमिट, उस पर भी बात की गई है कि हमें इनकी उसको भी लिमिट करना है। और मेनली इनके उसके लिए ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल के लिए लैंड प्रोवाइड कौन करेगा, तो लैंड प्रोवाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, याद रखना ये स्टेट गवर्नमेंट जो है इसमें लैंड प्रोवाइड करेगी। स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लैंड फॉर सेटिंग अप कॉमन बायोमेड वेस्ट एंड ट्रीटमेंट डिस्पोजल फैसिलिटी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हो गई हमारी किसके बारे में, बायोमेड वेस्ट रूल्स 2016 के बारे में, ठीक है। इनको इंक्लूड किया गया है, इसको लिमिट करने की बात की गई है, और स्टेट गवर्नमेंट रूल्स प्रोवाइड करेगी, और इतने कलर कोडेशन में हमें वेस्ट को रखना है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ई वेस्ट में भी है और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में भी है। रेडियो एक्टिव वेस्ट को एटॉमिक एनर्जी सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट रूल्स 1987 के अकॉर्डिंग प्रोमोगेट किया गया है, और ये एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में आता है, ना कि इन्वायरमेंटल एक्ट में, ठीक है। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के बारे में हमें बताना है, ठीक है। सबसे पहले है कि इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, ठीक है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने इसको वो किया है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इसको किसने किया है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने, किसने किया इसको, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। और कब किया है, 2007 में लॉन्च किया था, ठीक है, बहुत पहले किया था, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ठीक है। और
किया था। और क्या बताऊँ मैं आपको इसके बारे में। ठीक है, तो सेकंड है इट इज़ एप्लीकेबल टू बोथ प्राइवेट रेजिडेंशियल एज वेल एज कमर्शियल बिल्डिंग्स। तो एक चीज़ याद रखना, जो ये एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है ना, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ये प्राइवेट रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए नहीं है। ठीक है, केवल और केवल जो कमर्शियल पर्पज़ बिल्डिंग है उनके लिए ये रूल्स है, प्राइवेट के लिए ये रूल्स नहीं है, ओनली कमर्शियल के लिए ये रूल्स हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी कि दोनों के लिए नहीं, केवल और केवल कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए इसमें रूल है, प्राइवेट रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए इसमें रूल नहीं है। तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती हैं, तो आंसर आ जाता है डी। ठीक है, याद रखना ये प्राइवेट रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए अभी नए रूल्स आए हैं, इको निवास संहिता 2021, इको निवास संहिता 2021। ठीक है, मतलब जिसमें निवास मतलब जहाँ पे रहते हैं, रेजिडेंशियल, संहिता मतलब इंक्लूड करना, तो इको निवास संहिता 2021 ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए आया है। ठीक है, तो ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड उसके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका तो आंसर आ गया डी। अब क्या बिल्डिंग के लिए और भी कोई कोड वगैरह बने हैं? ठीक है, और क्या और भी कोई कोड वगैरह बने हैं? और तो हाँ, एक ही चीज़ याद रखना, जो ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, ये एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंडर बना है। किसके अंडर बना है? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंडर बना है, जो 2001 में आया था। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड नहीं, क्या बना है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बात कर रही हूँ मैं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंडर ये बना है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा गलत बता दिया। अब क्या आता है कि क्या कोई और भी कोड वगैरह चल रहे हैं हमारी बिल्डिंग्स के लिए? तो यस, एक है कि एक और आया था उसी टाइम पे 2006 में, स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग, ये भी बिल्डिंग्स के लिए ही कोड है, ये आया था 2006 में। एक और आया था परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, ये अभी आया था, ये भी एनर्जी एफिशिएंसी के लिए ही था। ठीक है, इसके अलावा एक नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 आया था, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया 2016 में आया था। ये मेनली कि बिल्डिंग्स में वेंटिलेशन, एसी, लाइटिंग लेवल, हीटिंग वगैरह कितना होना चाहिए, उन सब के लिए था। ठीक है, और एक इंडेक्स भी आता है इसके लिए, मतलब एनर्जी एफिशिएंसी के लिए एक इंडेक्स वो होता है, उसको बोलते हैं एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है ये हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स में एनुअल एनर्जी कंजप्शन इन किलोवाट आवर पर स्क्वायर मीटर ऑफ बिल्डिंग ये मापी जाती है। एनुअल एनर्जी कंजप्शन किलोवाट आवर में पर स्क्वायर किलोमीटर कितना एनर्जी कंज्यूम करती है वो मापी जाती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ठीक है। एक और इंडिया में प्रोग्राम चला था इसके लिए TERI का प्रोग्राम था ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ये नेशनल रेटिंग है ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए, ठीक है। तो ये सारी ही चीज़ें जैसे कि टेरी ने शुरू किया, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंडर बनाया गया एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, ठीक है, 2007 में। और ठीक है, उसके अलावा अभी स्कीम आई गई इको निवास संहिता 2021, स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग पहले था, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड भी एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, नेशनल बिल्डिंग कोड फॉर इंडिया 2000 रूल्स 16 के जो रूल्स हैं वो भी ये इसी के लिए आए हैं, ठीक है। तो ये एक भी क्वेश्चन हो जाता है हमारा डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के बारे में बताना है। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के बारे में मैंने बताया था, जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में सब कुछ बताया था तभी बताया था कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर 3 ऑथोरिटीज़ बनती हैं। एक सेंट्रल लेवल पे बनता है डायरेक्टोरेट, ठीक है, एक सेंट्रल लेवल पे बनता है डायरेक्टोरेट, एक स्टेट लेवल पे बनता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, एक ही होता है ये। और स्टेट लेवल्स पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ वार्डन्स होते हैं, ठीक है। स्टेट लेवल पे या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ वार्डन्स होते हैं। तो इसने बोला है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को स्टैट्यूटरी पोजीशन के अंडर क्रिएट किया गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, तो बिल्कुल अभी बताया। सेकंड है देयर इज ए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन डेजिग्नेटेड फॉर ईच प्रोटेक्टेड एरिया इन स्टेट। अभी बोला केवल स्टेट में एक ही चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है, हर एक प्रोटेक्टेड एरिया के लिए नहीं होता। जो ये वाइल्ड लाइफ वार्डन्स होते हैं ये भी हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए होते हैं, ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए होते हैं। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया सेकंड स्टेटमेंट, ठीक है, और हमारा फर्स्ट सही है। थर्ड देख लेते हैं, ही और शी कैन परमिट द हंटिंग ऑफ शेड्यूल 1 एनिमल इन हिज और हर जुरिडिक्शन। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन कब कर सकते हैं? जब वो हमारी जान या माल को हानि पहुंचा रहा हो वो एनिमल, ठीक है, केवल और केवल तभी वो इसको अलाउड कर सकता है। तो आंसर क्या आ जाता है? बी, ठीक है। आंसर क्या आ जाता है? बी। तो मैंने बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डायरेक्टरेट बनता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, और जो वाइल्ड लाइफ वार्डन होता है वो मेनली क्या करता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाता है, ठीक है। और अभी देखो मैंने जब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बताया उसी के अंडर मैंने और भी चीज़ें बताई थी कि हमने जो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट
बनाया, इसके कारण हम साइट्स में ऐड हो पाए, साइट्स में ऐड हो पाए, यही कारण था। इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ साइट्स मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। इसी को याद रखना, साइट्स के जो कन्वेंशन को वॉशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? वॉशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं। साइट्स के कन्वेंशन को वॉशिंगटन कन्वेंशन भी बोला जाता है, याद रखना, ठीक है। वॉशिंगटन कन्वेंशन न्यूज़ में क्यों, मतलब क्यों है, कौन सी मेन बॉडी बनी है इससे, तो वॉशिंगटन कन्वेंशन साइट्स के कन्वेंशन को बोला जाता है, ठीक है। और 5 जो एरियाज़ हैं याद रखना, वो हमेशा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ही डिक्लेयर किए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो कम्युनिटी रिजर्व्स, ठीक है, एक कंजर्वेशन रिजर्व्स, एक टाइगर रिजर्व्स, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक नेशनल पार्क। ये 5 चीज़ें हमेशा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ही डिक्लेयर की जाती हैं, ठीक है, आ जाए कभी भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और इसके अंडर मैंने और भी बताया था कि कितनी बॉडीज़ बनी हुई हैं, कितनी बॉडीज़, जैसे कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, और जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं, इसको वाइस, मतलब उसके वाइस चेयरमैन है, एडवाइजरी प्रोविजंस हैं इसके, तो ये भी इसी एक्ट के अंडर बना हुआ है। स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, ये भी इसी एक्ट के अंडर बना हुआ है। स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को कौन हेड करते हैं? सीएम हेड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल जू ऑथोरिटी भी मैंने बताया था, सेंट्रल जू ऑथोरिटी भी इसी के अंडर बनी हुई है। सेंट्रल जू ऑथोरिटी को हेड कौन करता है? इन्वायरमेंट मिनिस्टर। कौन करते हैं? इन्वायरमेंट मिनिस्टर हमारे चेयरमैन होते हैं, और टोटल इसमें और भी 10 मेंबर्स होते हैं, सेक्रेटरी और चेयरमैन को मिला के। कब बनी थी सेंट्रल जू ऑथोरिटी? ये 1992 में बनी थी। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ऑथोरिटी भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनी थी 2005 में, और इसके भी चेयरमैन कौन है? इन्वायरमेंट मिनिस्टर, ठीक है। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये भी इसी के अंडर बनी थी, और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? दिल्ली में। ये सारी चीज़ें मैं करवा चुकी हूँ, बस अभी रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। तो ये सारी बॉडी किसके अंडर बनी हुई है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर बनी हुई है, और ये कंजर्वेशन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, ये सारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर ही डिक्लेयर होते हैं, और इसी के कारण इंडिया साइट्स में ऐड हुआ, और वाशिंगटन कन्वेंशन साइट्स के कन्वेंशन को बोला जाता है, ठीक है। वाशिंगटन कन्वेंशन बोला जाता है साइट्स के कन्वेंशन को, ठीक है। तो इसके बारे में सारी चीज़ें हो गई हैं। आंसर आ गया है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? विच, थोड़ा सा रब कर देती हूँ मैं यहाँ से, क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस और गैसेस आर कंट्रोल्ड अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ऑन सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट ऑक्सीजन लेयर। कौन से जो सब्सटेंसेस हैं वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कंट्रोल करता है जो ओजोन को भी डिप्लीट करते हैं, जो ओजोन को भी डिप्लीट करते हैं। तो मेनली जो ओजोन, मेनली सबसे पहले अगर आप बात करो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की, कब वो किया गया था, साइन कब किया गया था? 1987 में अडॉप्ट किया गया था, और ये फोर्स में कब आया? 1989 में फोर्स में आया। इंडिया ने कब इसको साइन किया? इंडिया ने इसको 1992 में साइन किया। कब? इंडिया ने इसको 1992 में साइन और रेटिफाई किया। और इंडिया में इसको वो करने के लिए कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसको इंडिया में वो करती है, ठीक है। और याद रखना, ये केवल ओनली यूएन ट्रीटी है जो कि अर्थ पे हर एक मेंबर ने रेटिफाई कर रखी है। ऑल 197 यूएन मेंबर्स, ओनली यूएन ट्रीटी है जो सब ने रेटिफाई कर रखी है, ठीक है। मतलब इसके मेंबर्स कितने हैं? 197 इसके मेंबर्स हैं। और मेनली किसको? ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को कम करने के लिए थी। मतलब उसमें जो हेलोजेंस है ना वो तो होने ही चाहिए, हेलोजेंस होने चाहिए, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो हैं ये हेलोजेंस क्या होते हैं? ये ओजोन को डिप्लीट करते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में है? यस है। मिथाइल ब्रोमाइड में ब्रोमीन है? यस है। नाइट्रस ऑक्साइड में कोई हेलोजन है? नहीं है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्लोराइड है? यस। तो हेलोजन। तो याद रखना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में मेनली जो हेलोजेंस है उनको बैन किया गया था, ठीक है। याद रखना इस चीज़ को कि जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस होंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर, उसके अंडर एक हेलोजन होगा, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन और एस्टेटिन, जो भी है ये सारे इसमें मिलेंगे, ठीक है। अगर ये नहीं होंगे तो वो उसमें नहीं होगा। तो थर्ड देख लो, थर्ड नहीं है इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंडर, तो ये है सी। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? सी, ठीक है। कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, मिथाइल ब्रोमाइड भी है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है, ठीक है। और इसमें और क्या है? इक्वल प्लस डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का वो किया गया है, इक्वल बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। और मेनली ये मल्टीलेटरल मॉन्ट्रियल जो फंड होता है वो मल्टीलेटरल फंड है जिसको कई सारी अथॉरिटीज़ मिलके इम्प्लीमेंट करती हैं, ठीक है। जैसे कि यूएनईपी, यूएनडीपी, वर्ल्ड बैंक, यूएनआईडीओ मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी मिलके क्या करती हैं? इसको इम्प्लीमेंट करती हैं। और ये फंड कब बनाया गया था? 1991 में बनाया गया था, ठीक है। तो ये कौन सा फंड है? मॉन्ट्रियल फंड,
कौन सा फंड है ये? मॉन्ट्रियल फंड, मल्टीलेटरल फंड है, ठीक है। तो ये हो गया मॉन्ट्रियल फंड के बारे में, कब अडप्ट हुई, कब इंडिया ने अडप्ट की, कब फोर्स में आई, कौन कौन से मटेरियल इसके अंडर बैन है। और इसके अलावा तो मैं और भी बहुत सारी चीज़ें बता चुकी हूँ कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में केवल और केवल मेनली क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन करने की बात थी। तो उसमें था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो ओजोन को डिप्लीट नहीं करता है, लेकिन बाद में पता चला कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का ग्रीन हाउस पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अगर हम ओजोन को बचा रहे हैं तो हमारे ग्रीन हाउस गैस का ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए क्या किया गया, 2016 में आया किगाली अमेंडमेंट, जिसमें कि हमें 2047 तक 80% जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसको रिड्यूस करना है, ठीक है। टोटली नहीं रिप्लेस करना है, याद रखना है, इसको टोटली एलिमिनेट नहीं करना है। 80% हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को 2047 तक हमें रिड्यूस करना है। ये था हमारा किगाली अमेंडमेंट में, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। एथेना स्वान चार्टर किसके लिए है? एथेना स्वान चार्टर जो न्यूज़ में आता है ये किसके लिए है? तो याद रखना ये किसके लिए है? वुमेंस के लिए, ठीक है, वुमेंस के लिए है। प्रमोटिंग जेंडर इक्विटी इन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ एंड मेडिकल फील्ड्स, ठीक है। इनमें जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए है ये। और अगर मैं एथेना स्वान की बात करूँ तो स्वान का मतलब होता है, ये एथेना तो है एक मतलब मेन शायद कोई ऑर्गेनाइजेशन है, और स्वान जो है, स्वान है साइंटिफिक वुमेन एकेडमिक नेटवर्क, साइंटिफिक वुमेन एकेडमिक नेटवर्क, ठीक है। तो ये है, ये अगर आपको इसकी फुल फॉर्म भी पता हो तब भी आप कर सकते थे, साइंटिफिक वुमेन एकेडमिक नेटवर्क, ठीक है। ये कब स्टार्ट किया गया था? ये चार्टर ये किया गया था 2005 में। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। मेनली यूके में शुरू किया गया था। और मेनली किसके लिए था? याद रखना, ये था मेनली इवेल्युएशन एंड एक्रीडिएशन प्रोग्राम था यूके में, जिसमें जेंडर इक्विटी को इन्हेंस करना था। किसमें? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड STEMM इन फील्ड्स में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन के फील्ड में उनको वो करना था, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। एथेना स्वान चार्टर अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हमारा इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक है ना, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, वो इस चार्टर के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करेगा, मतलब उसको अडॉप्ट करेगा। एथेना स्वान चार्टर को इंडिया में वुमेंस के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करने के लिए साइंस में, ठीक है। तो ये इंडिया इस चार्टर को अडॉप्ट करेगा, ठीक है। अडॉप्ट कर लिया या करेगा, ठीक है, अडॉप्ट करेगा, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक ने एक और इंडिया में प्रोग्राम चलाया है, एक और इंडिया में प्रोग्राम चल रहा है इसी का, तो उसको बोलते हैं गति प्रोग्राम, जेंडर एडवांसमेंट थ्रू ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस। तो ये प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का है, ये भी जेंडर एडवांसमेंट के लिए है, इंस्टीट्यूशन को ट्रांसफॉर्म करके। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें एथेना स्वान चार्टर इंडिया अडॉप्ट करने वाला, यूके का चार्टर है वुमेन को स्टेम प्रोग्राम्स में जेंडर इक्विटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या बोलता है कि हमें बताने हैं फोटोकेमिकल स्मोक के कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, फोटोकेमिकल स्मोक के कंस्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। तो याद रखना, जो फोटोकेमिकल फोटो मतलब होता है लाइट, तो याद रखना ये इसके लिए क्या क्या चाहिए, एक तो वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट चाहिए। जब ये होगा तो वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट में होगा फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है, वार्म, ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। और मेन इसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब जो भी है, ओजोन और नाइट्रिक ऑक्साइड और एक्रोलिन, फॉर्मल्डिहाइड, ओजोन भी होंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड भी होगी, तो ये सारे ही होंगे, ठीक है। और साथ में होगी सनलाइट, तो ये किसके होते हैं, मेन किसके हैं ये, फोटोकेमिकल स्मोक। और याद रखना ये क्या है, वार्म, ड्राई और सनी क्लाइमेट में होता है, ठीक है। एक और होता है जिसको बोलते हैं क्लासिकल स्मोक, क्लासिकल स्मोक किस में होता है, कूल एरियाज़ में होता है, और कूल और ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है ये, ठीक है, ह्यूमिड क्लाइमेट में होता है, इसीलिए इसको लंदन स्मोक भी बोलते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लंदन स्मोक भी बोलते हैं। और मेन इसमें जो है सल्फ़र के ऑक्साइड्स होते हैं, मेन इसमें सल्फ़र, जैसे उसमें नाइट्रोजन होता है ऐसे इसमें सल्फ़र होता है। और मेनली सल्फ़र कहाँ से निकलता है, मेनली जो कोल बर्न से निकलता है। और ये मेनली कहाँ से, फोटोकेमिकल स्मोक का मेन सोर्स कहाँ पे, व्हीकुलर पोल्यूशन, व्हीकल्स का जो पोल्यूशन है वो वहाँ से मेन निकलता है, फोटोकेमिकल स्मोक, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 30 मीटर टेलीस्कोप के बारे में बताना, 30 मीटर टेलीस्कोप,
ठीक है, 30 मीटर टेलीस्कोप। फर्स्ट है इट हैज़ ए हायर रिजोल्यूशन ऑफ इमेजेस देन नासा हबल स्पेस टेलीस्कोप। इसकी जो रिजोल्यूशन है वो नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप से ज़्यादा है, तो ये स्टेटमेंट सही है कि इसकी रिजोल्यूशन ज़्यादा है। ठीक है, और इट इज़ बीइंग इंस्टॉल्ड इन चाइना। क्या नासा अपना जो स्पेस टेलीस्कोप है कभी चाइना में लगाएगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है, कभी नहीं लगाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया? ए। ठीक है, और मेनली ये कहाँ पे वो होगा? ये होगा मोना किया हवाई आइलैंड पे, मोना किया हवाई आइलैंड पे ये मेनली इंस्टॉल होगा। ठीक है, और 12 टाइम्स बेटर है हबल टेलीस्कोप से ये। और इसमें मेनली कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? याद रखना, इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, इंडिया भी इसका पार्ट है। और कौन कौन पार्ट है इसका? जापान, चाइना, यूएसए, कनाडा। ठीक है, ये सारे इसका पार्ट हैं। और तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कैलटेक, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ये हैं। ठीक है, तो इनकी इंटरनेशनल पार्टनरशिप है। क्या अदर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करता है? इंडिया क्या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में भी पार्टिसिपेंट है? यस, लीगो। एक तो लीगो में है, एक है CERN प्रोजेक्ट, इसमें भी इंडिया टेक पार्ट करता है। और थर्ड है फेयर, FAIR, इस प्रोजेक्ट में भी इंडिया पार्ट करता है। और एक है स्क्वायर किलोमीटर एरे, SKA, स्क्वायर किलोमीटर एरे, उसमें भी इंडिया है। और ITER जो कि आर्टिफिशियल सन बनाने के लिए है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, इसमें भी इंडिया पार्ट है। ठीक है, तो इन सब ग्लोबल कोलैबोरेशंस का इंडिया पार्ट रहा है। ठीक है, अभी भी है। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या बोलता है? हमें एनिमल वेलफेयर बोर्ड के बारे में बताना है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? सबसे पहले, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, याद रखना। एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है वो इसके अंडर नहीं है, वो है प्रिवेंशन ऑफ मिनिस्ट्री कौन सी है इसमें? अच्छा, मिनिस्ट्री तो मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के अंडर है ये। मिनिस्ट्री है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी है? एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री के अंडर है ये। और एक्ट, इसमें जो स्टैट्यूटरी बोल रखा है ना, तो एक्ट कौन सा है? तो इसमें एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 जो है वो इसकी क्या है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड इसमें आता है। ठीक है, इस एक्ट के अंडर है। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? याद रखना, एनिमल वेलफेयर बोर्ड के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं चेन्नई में। ठीक है, कहाँ पे हैं? चेन्नई में। और पहले थे चेन्नई में, लेकिन अभी शिफ्ट होके, याद रखना, ये कहाँ पे कर दिए गए हैं? बल्लभगढ़ हरियाणा में इसके हेडक्वार्टर्स कर दिए गए हैं, बल्लभगढ़ हरियाणा, इसलिए ये आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अभी इसके हेडक्वार्टर्स शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, बल्लभगढ़ हरियाणा में अभी इसके हेडक्वार्टर्स हैं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड स्टैट्यूटरी बॉडी है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अंडर बना है। और मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। और बोर्ड में टोटल जो भी इसका बोर्ड है, इसमें टोटल 28 मेंबर्स होंगे। ठीक है, 28 मेंबर्स होंगे। और मेनली टर्म होगी उनकी 3 ईयर्स, 3 साल के लिए वो चुने जाएंगे। ठीक है, 3 साल के लिए होंगे वो 28 मेंबर्स। इसके अलावा जितने भी एनिमल्स है सब एनिमल्स के लिए होगा। सेकंड है, इट इज़ अल्टीमेट ऑथोरिटी इन इंडिया टू डिटरमाइन द वेलफेयर नीड्स ऑफ ओनली कैप्टिव, नहीं वाइल्ड, मतलब सारों के लिए ही होगा जो भी है। ठीक है, तो ओनली वाले स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग, तो आंसर आ गया डी। ठीक है, और श्रीमती रुक्मणी देवी अरुंडेल, श्रीमती रुक्मणी देवी अरुंडेल ने इसको सबसे पहले सेटअप किया था। ठीक है, श्रीमती रुक्मणी देवी अरुंडेल ने इनको सबसे पहले सेटअप किया था, पॉइनर थी इनके सेटिंग में। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर ऑफ इंडियन नेवी रिसेंटली सीन इन न्यूज़। सबसे पहले है, इट इज़ नोडल सेंटर फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन कोलेशन एंड डिसेमिनेशन। सबसे पहले जो भी ये है, ये सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन कोलेशन एंड डिसेमिनेशन के लिए नोडल सेंटर है। ठीक है, तो यस, ये इसके लिए नोडल सेंटर है। सेकंड है, इट ट्रैक्स बोथ मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री शिप। ये मिलिट्री और नॉन मिलिट्री शिप को ट्रैक करता है। तो याद रखना, ये मिलिट्री शिप को वो नहीं करता, ये केवल और केवल नॉन मिलिट्री और जो कमर्शियल शिप्स हैं उनको ट्रैक करता है। ठीक है, उनको ट्रैक करता है, तो ये मिलिट्री को नहीं करता, केवल और केवल नॉन मिलिट्री को करता है। और जो नॉन मिलिट्री को ट्रैक, जो नॉन मिलिट्री शिप या कमर्शियल शिप्स की जो वो होती है, तो उसको बोलते हैं वाइट शिपिंग, उसको बोलते हैं वाइट शिपिंग। याद रखना इसको, नॉन मिलिट्री वाली को बोलते हैं वाइट शिपिंग। तो सेकंड हो गया रॉन्ग। थर्ड है, इट फंक्शंस अंडर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। ये जो है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के अंडर काम करता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के अंदर काम करता है। और ये बना कब था? ये 2014 में बना था। कब, क्यों बना था? मेनली नॉन कमर्शियल शिप्स को वो करने के लिए, जो 26/11 का जो टेरर अटैक हुआ था मुंबई में, तो उसको देख के कोस्टल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि ऐसे ही और ट्रेजिक इवेंट्स ना हुए फ्यूचर में, उसके लिए 2014 में क्या बनाई गई? इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर बनाया गया।
ठीक है। और यस, ये एनएसए के अंडर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अभी कौन से अजीत डोवाल जो हैं उनके अंडर ये काम करता है। और नोडल सेंटर है ये किसके लिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड डायमेंशन के लिए। और एक को और के लिए ये क्या है, नोडल सेंटर है किसका, ये एक और का नोडल सेंटर है, उसको बोलते हैं NC3I। NC3I क्या है, NC3I है नेशनल कमांड कंट्रोल, नेशनल 3C क्या है, कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस नेटवर्क, ठीक है। ये था NC3I नेटवर्क, इसके लिए ये नोडल सेंटर था, ठीक है। NC3I के लिए कौन, IMAC ये इसके लिए नोडल सेंटर है। और दिल्ली में इसकी रिपोजिटरी है, दिल्ली मतलब मेनली दिल्ली या गुड़गांव में इसकी रिपोजिटरी है, ठीक है। इसकी रिपोजिटरी दिल्ली में है, ठीक है। और जो ये नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क है, ये किसका इनिशिएटिव है, याद रखना, ये इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये इनका क्या है, वो है जॉइंट इनिशिएटिव है, ठीक है। और मेनली जो ये है IMAC, मतलब ये जो है IMAC ये इससे कनेक्टेड, ठीक है। नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस से भी रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस से भी ये रिलेटेड है ना। कुछ और टर्म्स देख लेते हैं, ठीक है, कि और टर्म्स क्या हैं, क्या क्या आती हैं इसके अंडर, ठीक है। तो और टर्म्स क्या क्या हैं, सबसे पहले है इसके अंडर ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, शिप्स पे फिट किया जाता है, ठीक है। मेनली किसको कैलकुलेट करता है, ये दो चीज़ों को कैलकुलेट करता है। एक तो CPA होता है क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोच, एंड सेकंड है TCPA टाइम टू CPA, मतलब टाइम टू क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ अप्रोच, ठीक है। ये है तो CPA और TCPA दो को ये वो करता है, कैलकुलेट करता है। उसके बाद आ जाता है हमारा SOLAS, मतलब सेफ्टी ऑफ लॉज एट सी, ये मैरीटाइम के लिए यूज़ होता है। थर्ड है हमारा एक ये जो है इसकी गाइडलाइंस कौन करता है, ऑटोमेटेड जो ये आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, इसकी गाइडलाइंस कौन करता है, IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इसकी गाइडलाइंस को पब्लिश करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या आता है, एक होता है IFCIOR, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, ये क्या है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। ये मेनली क्या है, इंफॉर्मेशन फ्यूजिंग सेंटर, इसका जो मेन सेंटर है वो सेंटर है गुड़गांव में, इसका जो मेन सेंटर है वो है गुड़गांव में, ठीक है। और गुड़गांव में और किस किस के हेडक्वार्टर्स अगर आपको पता हो, मैंने बताया तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर्स वहाँ पे है, और एक अपैरल जो एक्सपोर्ट या कुछ बोर्ड था उसका भी हेडक्वार्टर वहीं पे था, ठीक है। उसके अलावा IFSC ये किसके बारे में देता है, ये मतलब जो हमारे सागर इनिशिएटिव है, सागर जो हमारा इंडिया का इनिशिएटिव है, उसमें वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, ये वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में ये टेक पार्ट लेता है, वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद एक और है IONS, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, जो 2008 में बना था, और ये भी नेवल मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए था, तो ये सारे कुछ टर्म्स हैं जो मतलब मेनली आ जाते हैं इसमें, मैरीटाइम में ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, क्या बोलता है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताना है। सबसे पहले ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट किसके लिए बना था, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, जितने भी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है क्या उनको टोटल को इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा। सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यूजिंग ओनली ग्रीन एनर्जी, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, थोड़ी सी एक्सट्रीम स्टेटमेंट और ज़्यादा एम्बिशियस है। थर्ड है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी विद कन्वेंशनल पावर ग्रिड, तो यही है इसका स्टेटमेंट कि इसमें क्या किया जाएगा, मेनली रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी को कन्वेंशनल पावर ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज किया जाएगा, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में मेन इंप्लीमेंट किया गया ये 8 रिन्यूएबल रिच स्टेट्स में, ठीक है। और इसमें जो फंडिंग होगी, मतलब ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट में जो फंडिंग है वो मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और अगर प्राइवेट की बात करूँ मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 40%, स्टेट गवर्नमेंट देगी 20%, और जो नहीं इसमें प्राइवेट नहीं है, यहाँ पे है जर्मनी, और जर्मनी से हम लोन लेंगे 40%, ठीक है। तो ये 3 जगह से इसकी फंडिंग आएगी। मेन किसके अंडर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर है,
न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। और कब ये प्रोजेक्ट आया, 2015-16 में आया। और मेन कौन इम्प्लीमेंट करता है, स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी, एसटीयू इसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट, मेनली रिन्यूएबल एनर्जी को कन्वेंशनल पावर ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइजेशन करने की बात इसमें चल रही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कॉपर स्लैग के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना है, कॉपर स्लैग के बारे में। सबसे पहले क्या क्या बनाने में इसका यूज़ हो सकता है, सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ ग्लास, यस यूज़ हो सकता है। पॉलिशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ हार्ड सरफेस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस रूफ्स, ठीक है। तो आंसर आ जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन, फ्लाई ऐश का कहाँ कहाँ यूटिलाइज हो सकता है। फर्स्ट है इट वर्क्स एज सॉइल कंडीशनर एंड इंप्रूव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बिल्कुल इंक्रीज करती है। सेकंड है इट इज़ यूज टू मेक स्ट्रॉन्गर एंड मोर ड्यूरेबल कंक्रीट, बिल्कुल। और थर्ड है इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एब्जॉर्बेंट सूटेबल फॉर ड्रिंकिंग वाटर प्योरिफिकेशन, यस ये उसके लिए भी है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर आ जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बताना है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज कॉम्पिटेंट टू हियर मैटर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस किस से रिलेटेड जो वो है वो सुन सकता है। आपको एक बार मैंने बताया भी था कि 2-3 चीज़ों से रिलेटेड एनजीटी कभी भी वो नहीं सुनता। कौन सा था, एक तो था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, एक तो था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एक था एसटी रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है, एसटी रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट जो 2005-6 में आया था। और इसी को और एक था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, एक था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 वाला, ठीक है। एक था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 वाला, एक था एसटी फॉरेस्ट एक्ट और एक था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इन तीन के अंडर एनजीटी कॉम्पिटेंट नहीं है कुछ भी सुनने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, तो इसका आंसर आ गया बी, कि केवल और केवल पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस में और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में, क्योंकि अभी बताया एसटी एक्ट तो इसी को बोलते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 को। तो इसके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर, फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंडर और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंडर, इन तीन के अंडर एनजीटी को वो नहीं है, क्या नहीं है, पावर्स नहीं है कुछ भी सुनने की, ठीक है। तो आंसर आ जाता है बी। अगर हम और कुछ बातें कर लें एनजीटी के बारे में, कि एनजीटी 2010 में बना है। इंडिया थर्ड कंट्री थी जिसने बनाया था ये, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद। इन्वायरमेंट के लिए स्पेशल ट्रिब्यूनल, ठीक है। और 5 प्लेसेस पे इसके वो हैं, मतलब सेंटर्स हैं, 5 प्लेसेस पे सिट करता है ये। एक तो दिल्ली होगी इसकी प्रिंसिपल ब्रांच, उसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई, कोलकाता एंड चेन्नई यहाँ पे हैं। और इसमें मेंबर्स कौन कौन से हैं, मेंबर्स हैं इसमें, एक तो चेयरमैन आते हैं और एक्सपर्ट्स मेंबर्स आते हैं। एक्सपर्ट और जो जुडिशियल मेंबर हैं वो एटलीस्ट 10 होने चाहिए और मैक्सिमम 20 होने चाहिए, ठीक है। और जो चेयरमैन है उसको कौन अपॉइंट करेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करेगी सीजीआई से पूछ के, ठीक है, सीजीआई से पूछ के। और टर्म कितनी होगी इनकी मेंबर्स की, 5 ईयर्स होगी। और क्या रीअपॉइंटमेंट हो सकेगा इनका, नो रीअपॉइंटमेंट, कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं एनजीटी के बारे में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। मारपोल कन्वेंशन के बारे में बताना है। मारपोल कन्वेंशन, ठीक है। सबसे पहले है इट इंक्लूड्स रेगुलेशन एम्ड एट प्रिवेंटिंग एंड मिनिमाइजिंग पोल्यूशन फ्रॉम शिपिंग। इससे आपको पता चल रहा होगा मैरीटाइम पोल्यूशन के लिए जो कन्वेंशन है उसको बोलते हैं मैरीटाइम पोल्यूशन, बिल्कुल सही है। सेकंड है द कन्वेंशन ऑल्सो डील विद एयर एमिशंस फ्रॉम शिप्स। याद रखना इसमें 6 मतलब पार्ट्स में डिवाइडेड है। मारपोल कन्वेंशन में 6 एनेक्स हैं, ठीक है। उसमें जो ये एयर एमिशन जो शिप से होता है वो एनेक्स 6 में ऐड किया गया है, ठीक है। वो एनेक्स 6 में ऐड किया गया है। और ये एनेक्स 6 कब ऐड किया गया है, इसमें 2005 में ऐड किया गया है, ठीक है। ये 2005 में ऐड किया गया है। और जो ये मारपोल कन्वेंशन था ये कब हो गया था, 1973 में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हो गया था। फोर्स में कब आया ये, फोर्स में आया 1983 में, ठीक है। फोर्स में कब आया, 1983 में, ठीक है। तो यही है। और हाँ ये जो है ये इफेक्ट में आया था 2005 में, ठीक है। लेकिन ये ऐड कब कर दिया गया था, ये ऐड किया था 1997 में, ठीक है। 1997 में। क्या इंडिया सिग्नेटरी है मारपोल कन्वेंशन का, यस याद रखना इंडिया सिग्नेटरी है। अच्छा ये दे रखा है इंडिया इज़ नॉट सिग्नेटरी टू मारपोल कन्वेंशन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई, ये सही है। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है। तो थर्ड यस इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है, ठीक है। याद रखना इंडिया मारपोल कन्वेंशन का सिग्नेटरी है। अगर हम इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कई बार आ चुका है, एक तो ये यूएन की स्पेशलाइज्ड बॉडी है, ठीक है। याद रखना स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की। उसके अलावा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग के लिए, पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए 174 मेंबर्स हैं इसमें। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, याद रखना लंदन यूके में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। लंदन यूके में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। याद रखना। अभी एक और लंदन यूके का कन्वेंशन कौन सा आया था, एथेना स्वान चार्टर वुमेन्स के लिए था जो, ठीक है।
वो किसके लिए था, वो भी लंदन का ही था, यूके का ही था। तो सारी चीज़ें हो गई हैं। मार्पोल कन्वेंशन के बारे में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। नोक्टुलिका स्किनटिलीज अलोंग द सी कोस्ट ऑफ कर्नाटका, तो ये क्या है, ठीक है, तो ये क्या है, तो ये जो है सबसे पहले इट इज़ क्लस्टर ऑफ एग्स ऑफ ए टर्टल, नहीं है। इट इज़ फ्लोटिंग पार्ट ऑफ डेड कोरल, नहीं है। इट इज़ फ्री लिविंग मैरिन ड्वेलिंग स्पीसीज ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट एंड एग्जिबिट बायोलुमिनेसेंस व्हेन डिस्टर्ब्ड, तो यही है, ये डाइनोफ्लैजिलेट की स्पीसीज़ है, और जब आप इसको डिस्टर्ब करोगे तो ये बायोलुमिनेसेंस मतलब थोड़ी सी लाइटिंग शो करेगी, ठीक है। फ्री लिविंग मैराइन ड्वेलिंग है। इसको सी स्पार्कल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सी स्पार्कल भी बोलते हैं, ठीक है। तो सी स्पार्कल भी बोलते हैं नोक्टुलिका स्किनटिलीज को। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्या बोलता है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस के बारे में बताना है। कौन कौन सी रेडिएशन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, तो याद रखना केवल 4 रेडिएशंस आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा और एक्सरेज। अल्फ़ा, बीटा, गामा, एक्सरेज ये सारी आयोनाइजिंग है। मतलब आयोनाइजिंग मतलब इनकी एनर्जी हाई है, इनकी फ्रीक्वेंसी हाई है, और इनकी जो वेवलेंथ है वो शॉर्ट है। इनकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, शॉर्ट है। तो ये अल्फ़ा, बीटा, गामा, एक्सरेज, तो एक्सरेज, गामा रेज ये क्या है, आयोनाइजिंग है, इंफ्रारेड नहीं है, माइक्रो नहीं है। तो ना 3 है ना 4 है, तो आंसर क्या आ गया, बी। आंसर क्या आ गया, बी, ठीक है। याद रखना अल्फ़ा, बीटा, गामा, एक्सरेज ये सारी क्या है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अकॉर्डिंग टू इंडियाज हैजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांसबाउंड्री मूवमेंट रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट हैव बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम इम्पोर्ट, इम्पोर्ट से कौन से किन चीज़ों का हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैजार्डियस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट ट्रांसबाउंड्री रूल्स के अंडर, ठीक है। हम किसका वो नहीं कर सकते, किसको इम्पोर्ट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले वेस्ट एडिबल फैट्स एंड ऑयल वेजिटेबल, देखो वेस्ट है तो इसका नहीं कर सकते। हाउस होल्ड वेस्ट, क्रिटिकल केयर मेडिकल इक्विपमेंट, बिल्कुल जो वेस्ट में होते हैं तो उनका हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर आ गया डी, इन सब का हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना बहुत सारी चीज़ें याद मैं क्यों नहीं करवाती हूँ कई बार क्वेश्चंस में 3, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जब पढ़ लेते हैं ना तो हमें बेसिक चीज़ें भी याद नहीं रहती, इसलिए मैं मिनिमम याद करवाने की कोशिश करती हूँ कि आपको बस मिनिमम चीज़ें बताऊँ, आप वहाँ पर एलिमिनेट कर पाओ, ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम के बारे में बताना है। मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम सबसे पहले है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने स्टार्ट किया है। तो पहले तो हमारी यही स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, क्यों, क्योंकि इसको स्टार्ट किया है नीति आयोग ने। किसने स्टार्ट किया है इसको, नीति आयोग ने स्टार्ट किया है, ठीक है। और सेकंड है मिथेनॉल क्यों किया है, मेनली इसका एम है हमारे इंपोर्ट ऑयल का जो इंपोर्ट बिल है उसको कम करना, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना, ठीक है। अब देख लेते हैं सेकंड, मिथेनॉल इज़ हाई कार्बन एंड हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल। जो ये मिथेनॉल है ये हाई कार्बन है, याद रखना ये मिथेनॉल जो है ये लो कार्बन है, लो कार्बन है, हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल है, ठीक है, ये सही है, हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल है। और किससे बनता है, हाई ऐश कोल से बनता है। किससे बनता है, हाई ऐश कोल जो है उससे बनता है ये, और मेनली एग्री रेसिड्यू वगैरह में मिलता है, ठीक है। और तो बस यही है इसके बारे में। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी कि हाई कार्बन नहीं, ये लो कार्बन है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गई और फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, तो आंसर आ गया थर्ड। मिथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम हाई ऐश कोल एंड CO2 फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट, बिल्कुल यहाँ से ये वो हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अभी असम जो है, असम पेट्रोकेमिकल्स क्यों न्यूज़ में, क्योंकि जो असम पेट्रोकेमिकल्स हैं उन्होंने एशिया का पहला कैनिस्टर बेस्ड मिथेनॉल कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम शुरू किया है। कहाँ का, ना केवल इंडिया का, एशिया का पहला कौन सा कैनिस्टर बेस्ड मिथेनॉल कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम शुरू किया है, ठीक है। याद रखना असम पेट्रोकेमिकल्स ने। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। इट इज़ सोयल अमेंडमेंट टेक्निक विच इन्वॉल्व्स मेल्टिंग एंड रीफ्रीजिंग ऑफ सोयल टू क्रिएट ए ग्लास लाइक सॉलिड दैट इंट्रैप्स इनऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स एंड देयरबाय आइसोलेट्स देम from the environment. Which of the process is being described in the passage given below? It is soil amendment technique. ये soil amendment technique है जिसमें melting and refreezing की जाती है soil की, तो वो होती है vitrification। उसको क्या बोलते हैं, vitrification बोलते हैं। और जो ये vitrification है ये in situ भी कर सकते हो आप और ex situ भी कर सकते हो। इन सीटू भी कर सकते हो, ex situ भी कर सकते हो। इन सीटू मतलब वहीं साइट पे भी कर सकते हो और वहाँ पे कहीं पे अलग जगह पे सोइल ला के भी कर सकते हो, ठीक है। और बस यही है इसके बारे में। तो ये हो जाते हैं, विट्रिफिकेशन हो गया हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। बायोमैग्निफिकेशन कौन सा सब्सटेंस कर सकता है? तो देखो बायोमैग्निफिकेशन में अगर आपको पता हो तो DDT तो सबसे पहले है ही, ठीक है। DDT का तो हम हर जगह सबसे पहले बायोमैग्निफिकेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो याद रखना जो सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है,
ठीक है, वाटर में डिजोल्व हो जाता है, तो ये बायो मैग्निफिकेशन शो नहीं कर पाता। ठीक है, तो 3 जो है वो बायो मैग्निफिकेशन शो नहीं कर पाता, तो आंसर आ जाता है बी। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं कर सकता है, मरकरी भी कर सकता है और पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल भी कर सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं करता है, ये मतलब ये प्रॉपर्टीज़ में नहीं देखी गई है, तो आंसर आ जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किसके अंडर? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल्स के अंडर। तो याद रखना, अभी जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन असेसमेंट नॉर्म्स जो अभी आए हैं उसमें मेनली जो लॉज हैं उनको डाइल्यूट किया गया है। ठीक है, फर्स्ट है दे आर नोटिफाइड अंडर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बिल्कुल, ऑल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रिक्वायर प्रायर स्क्रीनिंग बाय देयर रिस्पेक्टिव स्टेट लेवल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी, ऐसा नहीं है, पोस्ट फैक्टो अप्रूवल भी आप ले सकते हो। थर्ड है पब्लिक कंसल्टेशन अंडर दीज रूल्स रिक्वायर रिटन कंसेंट फ्रॉम एटलीस्ट 10% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अफेक्टेड एरियाज। तो ये भी नहीं है कि पब्लिक कंसल्टेशन इन रूल्स के अंडर ली गई है कि पब्लिक कंसल्टेशन, और पब्लिक कंसल्टेशन का जो टाइम है वो 30 डेज से 20 डेज भी कर दिया गया है। ठीक है, तो वो तो और डाइल्यूट किया गया है। तो जो भी लॉज ज़्यादा मतलब वैसे हैं जिसमें पब्लिक का ज़्यादा पूछ की जा रही है, तो वो स्टेटमेंट्स को हटा दो, क्योंकि अभी थोड़े रूल्स जो हैं वो इंडस्ट्री को लेके ज़्यादा मतलब वैसे बनाए गए हैं। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, आंसर आ जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। यूएन नेशंस रिसेंटली लॉन्च टीम हेलो इनिशिएटिव। टीम हेलो इनिशिएटिव किसके लिए है? तो याद रखना, जो यूएन ने, सबसे पहले तो ये जो टीम हेलो इनिशिएटिव है ये यूएन ने चलाया है। दूसरी चीज़, ये कोविड के कारण जो मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है कोविड के लिए, उसको काउंटर करने के लिए चलाया गया है। ठीक है, तो टीम हेलो इनिशिएटिव किसके लिए चलाया गया है? मिस इन्फॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इट यूटिलाइजेज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वार्म वाटर एंड कोल्ड डीप वाटर फॉर एनर्जी जनरेशन। ठीक है, ये तो जो ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम है वो मेनली ओशन की जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसको यूज़ करता है। ठीक है, उसको यूज़ करता है, और टेम्परेचर डिफरेंस मेनली इसमें एक टर्बाइन यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और ये एक क्लोज्ड साइकिल में भी यूज़ हो सकता है और एक ओपन साइकिल में भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, ओपन साइकिल में भी यूज़ होता है। ओपन साइकिल में मेनली सरफेस वाटर यूज़ होता है, और क्लोज साइकिल में मेनली जो है NH3 एक फ्लूइड का यूज़ किया जाता है इसमें। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसेंटली हेल्ड प्रगति मीटिंग चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। एक प्रगति मीटिंग अभी रिसेंटली हेल्ड हुई है। ठीक है, तो वो किसके लिए प्रगति? सबसे पहले अगर आपको प्रगति की फुल फॉर्म ही पता है तो आप कर लोगे। प्रो एक्टिव गवर्नेंस, ये मैं करंट अफेयर्स में करवा चुकी हूँ। ठीक है, प्रो एक्टिव गवर्नेंस। ठीक है, प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन को बोलते हैं प्रगति। ठीक है, और ये प्रगति की जो मीटिंग है ये हर महीने होती है, हर महीने होती है, और 2015 से ये शुरू हुई। ठीक है, कब से शुरू हुई है? 2015 से शुरू हुई, और इट एम्स टू मॉनिटर एंड रिव्यू प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। बिल्कुल, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर करने के लिए, रिव्यू करने के लिए, और इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हर एक चीज़ का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये भी सही है, तो आंसर आ जाता है सी। ठीक है, इसके जो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, 3 इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? एक तो है ग्रीवियंस रिड्रेसल, एक तो ग्रीवियंस रिड्रेसल इसका मैकेनिज्म, एक है प्रोग्राम को इम्प्लीमेंटेशन करना, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और एक है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, और एक है प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जेक्टिव है इसके। एक है एक ये 3 टायर सिस्टम है, याद रखना, एक ये 3 टायर सिस्टम है। 3 टायर सिस्टम है मतलब एक तो इसमें PMO है, एक इसमें यूनियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरी हैं, यूनियन गवर्नमेंट सेक्रेटरी, और एक है चीफ सेक्रेटरी स्टेट के, चीफ सेक्रेटरी स्टेट्स के। ठीक है, स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरी आते हैं इसमें, तो ये 3 लेवल है। ठीक है, बनाई किसने थी ये? मतलब मेन जो प्रगति मीटिंग है इसको किसने किया था? एक तो PMO की टीम ने, प्लस एक NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने मिलकर इसको बनाया था। ठीक है, PMO और नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने इसको मिलकर बनाया था। ठीक है, तो ये इन्होंने बनाया है, 3 टायर सिस्टम है, 3 ऑब्जेक्टिव हैं, हर महीने होती है, और मेनली प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए होती है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। ग्रैप के बारे में बताना है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान क्या है? तो ये क्या है? इट रेफर्स टू मेजर्स टू बी टेकन बाय डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज टू प्रिवेंट वर्सनिंग ऑफ एयर क्वालिटी ऑफ दिल्ली NCR। दिल्ली NCR के उसके लिए है ये, और मेनली ये किस में काम करता है? ओनली एज इमरजेंसी मेजर, ओनली एज इमरजेंसी मेजर ये काम करता है। ठीक है, मेनली इंक्रीमेंटल है, जैसे जितना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस इसमें बढ़ती जाएगी। ठीक है, और याद रखना ये केवल और केवल दिल्ली और NCR के लिए है, और नोटिफाई किया गया था 2017 में। किसने नोटिफाई किया था इसको? EPCA ने, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन्वायरमेंटल प्रिजर्वेशन जो भी है EPCA ने इसको किया था। इसकी फुल फॉर्म देख लेना आप। ठीक है, और मेनली 2 बेसिस पे ये वो करता है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, एक तो PM 2.5 और PM 10। ठीक है, इनके उस पर करता है। बस यही है, तो हो जाता है हमारा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्या बोलता है?
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम सी टर्टल प्रोजेक्ट, यूएनडीपी का जो सी टर्टल प्रोजेक्ट है, फर्स्ट है इट एम्स टू कंजर्व द ओलिव रिडले टर्टल, ये जो है मेन ओलिव रिडले टर्टल को बचाने के लिए है, मेनली ओलिव रिडले टर्टल को बचाने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल ये ओलिव रिडले टर्टल को ही बचाने के लिए है, ठीक है, ये जितने भी मैरीन टर्टल हैं सबको ही बचाने के लिए है, ठीक है। और भी बहुत सारे आते हैं जैसे कि ग्रीन टर्टल, हॉक्सबिल टर्टल, लोगर हेड टर्टल, रेदर बैक टर्टल, ओलिव रिडले टर्टल। सेकेंड है इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको जो इम्प्लीमेंट करेगा वो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है क्योंकि इसको वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया करेगा जो कि देहरादून में है इम्प्लीमेंट, ठीक है। थर्ड है द प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस ऑल कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया, ये सही है, तो आंसर आ गया सी, ठीक है। तो देखो इसमें मेन चीज़ क्या है, सबसे पहले तो 1999 में आया था, और दूसरी चीज़ कई सारे टर्टल्स जो मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, ओलिव रिडले टर्टल, एक लोगर हेड टर्टल और एक लेदर बैक टर्टल, तीनों का स्टेटस है वल्नरेबल। एक है हॉक्सबिल टर्टल का जो वो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और एक है ग्रीन टर्टल का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो इंडेंजर्ड। अब जो ग्रीन टर्टल है वो साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आता है, और जो हॉक्सबैक टर्टल है वो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, ठीक है। और सारे वन में आते हैं जो केवल और केवल जो ग्रीन टर्टल है ये अपेंडिक्स 2 में आता है, बाई चांस कभी आ जाए, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। एन आर्टिफिशियल डैम लेक यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर टेम्परेरली, तो बताना क्या है सबसे पहले, विच ऑफ द अबो आर डिफाइंड एज वेटलैंड अंडर रामसार कन्वेंशन के अंडर किसको वेटलैंड माना जाएगा। फर्स्ट है आर्टिफिशियल डैम लेक यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर टेम्परेरली, तो यस इसको भी माना जाएगा। सेकंड है नेचुरल सोल्ट वाटर लेक लोकेटेड एट हाई एल्टीट्यूड, और फ्रेश वाटर लेक, तीनों को ही माना जाएगा, तो आंसर आ जाता है डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। फोटोकेमिकल स्मोक थोड़ी देर पहले हुआ है। द फोटोकेमिकल कंपोनेंट आर ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये बिल्कुल यही है सारे। सेकंड है इट अकर्स इन वार्म, ह्यूमिड एंड सनी, अभी बताया था वार्म, ड्राई एंड सनी, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है, फर्स्ट सही है, तो आंसर क्या आ गया हमारा ए। थर्ड है प्लांट्स लाइक पाइनस, जूनिपेरस, क्वेरकस, ये सारे प्रिवेंट करते हैं इसके बनने को, बिल्कुल, तो याद रखना ये प्लांट्स के बारे में, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। फूड कोएलिशन के बारे में बताना है, किसके बारे में बताना है, फूड कोएलिशन के बारे में। सबसे पहले ये FAO ने लॉन्च किया है, तो यस ये FAO ने लॉन्च किया है। सेकंड है इट इज़ नेटवर्क फॉर यूनिफाइड ग्लोबल एक्शन इन रिस्पांस टू कोविड-19 विद रिस्पेक्ट टू फूड एक्सेस, बिल्कुल ये भी है, मेनली नेटवर्क्स है जिसमें यूनिफाई हुआ है ग्लोबल एक्शन कोविड-19 के रिस्पॉन्स में, ठीक है। तो FAO क्या है, FAO याद रखना एक UN की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और कौन थी अभी, IMO करवाई थी, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और जो ये फूड कोएलिशन है ये क्या है, वॉलंटरी है, मल्टी स्टेक होल्डर है, जो चाहे वो इसमें टेक पार्ट करे, ठीक है। मेनली किसने प्रपोज की थी, इटली ने इसको प्रपोज किया था, ठीक है, लेकिन लेड कौन करता है, FAO, और इटली और जो नीदरलैंड है वो उसको फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही होगी, आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। माइक्रोबीड्स के बारे में बताना है। सबसे पहले माइक्रोबीड्स आर मैन्युफैक्चर्ड प्लास्टिक पार्टिकल्स दैट आर लेस देन 5 mm, ये जो है मेनली 5 mm से कम होते हैं, तो बिल्कुल ये क्या होते हैं, 5 mm से कम होते हैं माइक्रोबीड्स, इसीलिए बोलते हैं मैरीटाइम उसमें। सेकंड है दे रीडली डिजोल्व इन वाटर, ये पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं, रीडली डिजोल्व हो जाते नहीं, पानी में जल्दी डिजोल्व नहीं होते हैं ये, ठीक है, ये पानी में जल्दी डिजोल्व नहीं होते हैं। और थर्ड है दे हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब टॉक्सिन्स एंड पोटेंशियल टू ट्रांसफर अप द मैरीन फूड चेन, दे हैव द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब टॉक्सिन्स एंड पोटेंशियल टू ट्रांसफर, बिल्कुल ये बायोमैग्निफिकेशन भी शो करते हैं, ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन भी शो करते हैं, तो आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्या बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड द नेशनल क्लीन डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ऑथोरिटी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल में बताया था क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म बना था, एक बना था ज्वाइंट इंप्लीमेंटेशन और एक बना था एमिशन ट्रेडिंग। तो बताना है जो इंडिया में नेशनल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म ऑथोरिटी बनी है उसके चेयरमैन कौन है, तो याद रखना उसके चेयरमैन कौन है, उसके चेयरमैन है सेक्रेटरी टू इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, कौन है उसके सेक्रेटरी टू इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा कंप्लीट ए, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, किसने शुरू किया सबसे पहले, सेटिंग अप सोलर पावर प्रोजेक्ट्स ऑन गवर्नमेंट लैंड, बिल्कुल सोलर पावर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट लैंड पे सेटअप करने के लिए ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट। सेकंड है रिप्लेसिंग ओल्ड एग्रीकल्चरल पंप विद BEE स्टार्ड एनर्जी एफिशिएंट पंप के साथ इसको रिप्लेस करना है, ये भी सही है। और थर्ड है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ LED बल्ब्स फॉर रूरल डोमेस्टिक हाउस होल्ड, ये भी सही है, तो तीनों ही सही है, तो आंसर आ गया डी। मेनली किसका जॉइंट वेंचर है, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड और गोवा गवर्नमेंट का,
और गोवा गवर्नमेंट का। और EESL मेनली किसको वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और मतलब EESL किसका इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर और डिपार्टमेंट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इनका इनिशिएटिव है EESL। और EESL और गोवा ने मिलकर इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। ठीक है, इंडिया का पहला कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट है जिसमें डिफरेंट स्कीम्स को एक साथ मिलाया जा रहा है, मतलब क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड भी, इलेक्ट्रिक से भी रिलेटेड, रिन्यूएबल से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ठीक है, तो सबको कन्वर्ज किया जा रहा है स्कीम्स में। ठीक है, तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। एरियल स्पेस मिशन के बारे में बताना है। एरियल स्पेस मिशन, एरियल की फुल फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले लिख लो, एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग इंफ्रारेड एक्सोप्लैनेट लार्ज सर्वे। एटमॉस्फेरिक रिमोट सेंसिंग इंफ्रारेड एक्सोप्लैनेट लार्ज सर्वे। ठीक है, इसको बोलते हैं एरियल स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन है ये। ठीक है, स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन है। इट विल स्टडी नेचर, फॉर्मेशन, इवोल्यूशन ऑफ एक्सोप्लैनेट। बिल्कुल, इंडिया इज़ पार्ट ऑफ एरियल मिशन। याद रखना, एरिया अभी मैंने बताया था इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस में किस में इंडिया पार्ट है, उसमें मैंने एरियल नहीं लिखवाया था, तो इंडिया इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इंडिया इसका पार्ट नहीं है। मेनली ये क्या करेगा, एक्सोप्लैनेट्स की जो सर्वे करेगा। ठीक है, एक्सोप्लैनेट्स को मॉनिटर करेगा। और ये किसका पार्ट है, यूरोपियन जो स्पेस एजेंसी है उसका जो कॉस्मिक विजन है, कॉस्मिक विजन प्लान, उसका पार्ट है ये। ठीक है, उसका पार्ट है। और सबसे क्लोजेस्ट एक्सोप्लैनेट अर्थ का कौन सा, प्रोक्सिमा सेंचुरी बी ये मेन एक्सोप्लैनेट है जो सबसे पास है हमारे अर्थ के। इसमें मेनली नासा और 17 यूरोपियन कंट्रीज इसमें टेक पार्ट कर रही हैं। कब लॉन्च होगा ये, याद रखना, ये 2029 में लॉन्च होगा, 4 ईयर्स के लिए। ठीक है, याद रखना, ये अभी नहीं है, 2029 में लॉन्च होगा। आ जाते हैं कार्टेजिना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल पे। कार्टेजिना बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल फर्स्ट है, इट गवर्न्स द मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स रिजल्टिंग फ्रॉम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के लिए है ये। सेकंड है, द प्रोटोकॉल ऑल्सो एस्टेब्लिश ए बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस। ये एक बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस को भी एस्टेब्लिश करता है टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो ये भी सही है। ठीक है, और मेनली जो ये किसके अंडर है, UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कब उसमें साइन किया गया था, 2000 में, और फोर्स में कब आया था, 2003 में फोर्स में आया था। ठीक है, और मेनली UN इन्वायरमेंट इसके साथ पार्टनरशिप में काम करेगा। अभी 2020 में सियरा लियोने एक कंट्री बनी है जिसने इसको रिसेंटली रेटिफाई किया है। सियरा लियोन ने 2020 में इसको रेटिफाई किया है। ठीक है, और याद रखना, इसमें एक और के लिए प्रोविजंस है, वो एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट के लिए इसमें प्रोविजंस हैं टू इंश्योर दैट कंट्रीज आर गिवन इनफ इंफॉर्मेशन टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बिफोर एग्रीइंग टू इम्पोर्ट लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू देयर कंट्री। मतलब क्या है कि जो भी क्या बोला मैंने कि जो एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट, मतलब कंट्रीज़ को पहले ही लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के फ़ायदे नुकसानों के बारे में बताओ कि अगर आप इंपोर्ट करोगे तो ये होगा, नहीं करोगे ये होगा, इससे फ़ायदे ही हैं, नुकसान ही हैं, तो वो अपना इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। उसके लिए एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट भी किया गया है कि अगर आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो तो पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। क्या इंडिया इसकी पार्टी है कार्टेजिना की? यस, इंडिया इसकी पार्टी है। इंडिया कब बनी थी इसकी पार्टी? 2003 में। ठीक है, और नोडल एजेंसी कौन है इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये UNCBD के अंडर है। UNCBD के अंडर एक और कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था, कल जो बताया था वो था नागोया प्रोटोकॉल। वो कौन था नागोया प्रोटोकॉल, बायोसेफ्टी के लिए था। ठीक है, जिसमें IACI टारगेट्स भी थे। तो ये आ जाता है, इसका आंसर क्या हो गया हमारा C। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। 37 हमें क्या बोलता है, ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी सर्व एज फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू विच GEF किसको प्रोवाइड करता है? तो मैंने तो आपको बता ही रखा है, CCD, CBD, मिनामाटा, स्टॉकहोम और एक UNFCCC इसको भी प्रोवाइड करता है। तो इन पांचों को प्रोवाइड करता है। तो आंसर क्या आ गया D। ये क्वेश्चन तो मैं बहुत ही मतलब करवा चुकी हूँ अच्छे से। ठीक है, अच्छे से। अभी फिर से थोड़ा बहुत बता दूं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के बारे में कि ये कब एस्टेब्लिश की गई थी? 1992 में रियो से निकली थी। ठीक है, दूसरी चीज़, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? वॉशिंगटन में। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके? वॉशिंगटन में है। और जॉइंटली किसके द्वारा मैनेज होती है ये? UNDP, UNEP और वर्ल्ड बैंक। UNDP, UNEP और वर्ल्ड बैंक इसको जॉइंटली मैनेज करते हैं। और इंडिया क्या है? इंडिया इसमें डोनर भी है और रेसिपिएंट भी है। डोनर भी है और रेसिपिएंट भी है इंडिया मेनली। हाँ, दो चीज़ मैंने और बताई थी इसमें कि अगर इंडिया में पॉलिटिकल फोकल पॉइंट जो है इसका वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री। पॉलिटिकल फोकस पॉइंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री, और जो ऑपरेशनल फोकस पॉइंट है वो है इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री। ठीक है, इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री। ये दो चीज़ें याद रखना। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे।
क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस द इंसिडेंस और इम्पैक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन के इम्पैक्ट को कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें करते हैं, क्या क्या मेजर्स हैं। सबसे पहले है वॉशिंग कोल बिफोर यूज इन पावर प्लांट्स, बिल्कुल। एडिंग लाइम टू सरफेस वाटर, और थर्ड है यूज़ ऑफ फ्यूल सेल एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो तीनों ही जो हैं वो एसिड रेन के इम्पैक्ट को कम कर देंगे, ठीक है, तीनों ही कम कर देंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताना है, कौन कौन से हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हैं। सबसे पहले है बेसल कन्वेंशन, बिल्कुल। रोटरडैम और स्टॉकहोम तीनों ही किसके लिए हैं, हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हैं। तो आंसर क्या आ गया, डी। आंसर क्या आ गया, डी। अब अगर मैं इन तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताऊं तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। सबसे पहले है बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन में क्या है, हमें कंट्रोल करना है। सबसे पहले बेसल कन्वेंशन में हमें क्या कंट्रोल करना है, किसके, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डियस मटेरियल्स, ठीक है, याद रखना है। इसमें हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। दूसरी चीज़ ये 1992 में आया था। तीसरी चीज़ मेनली इसमें जो ओनर्स दिया गया है, मेनली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो एक्सपोर्टिंग कंट्री की होगी। एक्सपोर्टिंग कंट्री का मेन ओनर्स होगा टू इंश्योर दैट द हैजार्डियस वेस्ट आर मैनेज्ड इन द इंपोर्टिंग कंट्री इन साउंड मैनर, ठीक है। मतलब जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो मॉनिटर करे कि जो इंपोर्टिंग कंट्री है वो हैजार्डियस जो वेस्ट है उसको साउंड मैनर में मैनेज कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। अब आ जाता है दूसरा, हमारा आ जाता है रोटरडैम कन्वेंशन। जो रोटरडैम कन्वेंशन है, रोटरडैम सिटी है नीदरलैंड में, साइन हुआ था 1998 में और फोर्स में आया था 2004 में, ठीक है। फोर्स में आया था 2004 में। और मेनली किसके लिए, याद रखना इसकी फुल फॉर्म, अगर पूरी बता रही हूँ मैं तो प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर फॉर सर्टेन हैजार्डियस केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड इन इंटरनेशनल ट्रेड। याद रखना प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। और शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रमोट करता है और ओपन एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन को, कि आपको पहले ही इन्फॉर्म करना होगा हैजार्डियस केमिकल्स के बारे में। वो था रोटरडैम कन्वेंशन। तीसरा था स्टॉकहोम कन्वेंशन, जिसको मैं बिल्कुल एक एक चीज़ इसकी करवा चुकी हूँ। पीओपी के बारे में था ये, ठीक है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के बारे में था, ये मेनली इंडस्ट्रियल और पेस्टिसाइड्स में जो पाए जाते हैं। और इंडिया ने इसको कब साइन किया था, 2002 में साइन किया गया था। और रेटिफाई इंडिया ने कब किया था, 2006 में रेटिफाई किया था। और वैसे कब आया था ये, 2004 में ही मेरे ख्याल से ये लागू हुआ था, 3-4 में ही, ठीक है। और मेनली बैन करता है मैन्युफैक्चर, ट्रेड, यूज एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ 7 टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ठीक है। मतलब बैन करता है, याद रखना इसमें बैनिंग है स्टॉकहोम कन्वेंशन में, ठीक है। तो ये सारे हो गए हमारे हैजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्या बोलता है, रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंड मैन्युफैक्चर एंड इम्पोर्ट ऑफ क्लोरोडोकेन, हेक्साक्लोरोब्यूटाडाइन एंड पेंटाक्लोरोबेंजीन। तो ये क्या है, याद रखना ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट हैं जो स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंडर थे। और इंडिया ने किन किन को बैन किया है, इंडिया ने बैन किया है एल्ड्रीन को, क्लोरोडेन को, डीडीटी, डाई एल्ड्रीन। ये याद रखना परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट बता रही हूँ मैं, ना कि इंडिया ने जो बैन किए हैं वो, ठीक है। एल्ड्रीन, क्लोरोडेन, डीडीटी, डाई एल्ड्रीन, एंड्रीन, हेप्टाक्लोर और हेक्साक्लोरोबेंजीन और माइरेक्स और टोक्साफिन। तो ये सारे पीओपी में आते हैं। और ये तीन जो हैं वो इंडिया ने इंडिया ने कब रेटिफाई किया था, 2006 में। और इंडिया ने, याद रखना, हेक्सा, हेप्टा, एक तो इंडिया में क्लोरोडेन है, उसको छोड़ के जो इंडिया ने बैन किए ना, सब में हेक्सा, हेप्टा, पेंटा सारे आते हैं, ठीक है। हेक्सा, हेप्टा, पेंटा जरूर आते हैं। तो जो ये एल्ड्रीन लगा दे, डीडीटी लगा दे, क्लोरोडेन है बस एक छोड़ के, ये लगा दे, तो ये सारे इंडिया ने बैन नहीं किए हैं। इंडिया ने जो बैन किए हैं उनमें हेक्सा, हेप्टा है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे, इंडिया ने कौन कौन से बैन नहीं किए हैं उसको निकाल दोगे, ठीक है। तो आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है, इंसिरेशन के बारे में बताना है। इंसिरेशन क्या होता है, इंसिरेशन होता है प्रोसेस ऑफ बर्निंग वेस्ट एंड वेरी हाई टेम्परेचर। वेरी हाई टेम्परेचर पे वेस्ट को बर्न करने की प्रोसेस को बोलते हैं। 42 है, एज पर दी स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग प्रोग्राम, स्टैंडर्ड एंड लेबलिंग अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ग्रीन बिल्डिंग्स में, जो 2006 में आई थी। ये कब आई थी, 2006 में। प्रोग्राम ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लायंसेस हैज़ बीन इंक्लूडेड फॉर मैंडेटरी स्टार लेबलिंग। मैंडेटरी स्टार लेबलिंग किस किस के लिए है, तो याद रखना मैंडेटरी स्टार लेबलिंग ये लैंप के लिए है, कलर टीवी के लिए है, एलईडी लैंप के लिए है, वॉशिंग मशीन और माइक्रोवेव ओवन के लिए क्या है, वॉलंटरी है। इसके लिए क्या है, वॉलंटरी है। तो 4 और 5 के लिए वॉलंटरी है, तो आंसर आ गया ए। और किस किस के लिए मतलब वॉलंटरी है, ये तो वॉशिंग मशीन हो गया, ओवन हो गया, इन्वर्टर हो गया, एलपीजी स्टोव हो गया, उसके बाद इंडक्शन मोटर हो गई, उसके बाद पंप सेट हो गए, और उसके बाद सीलिंग
सीलिंग फैंस, इसके लिए भी वॉलेंट्री है। कंप्यूटर लैपटॉप, तो ये सारे क्या हो गए, वॉलेंट्री में आते हैं। मैंडेटरी की बात करूँ तो मैंडेटरी में TFL आ गया हमारा, कलर टीवी आ गया, LED आ गई, रूम AC आ गया। मैंडेटरी में रूम AC, ट्रांसफार्मर और गीज़र, ठीक है। फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, तो ये सारे किस में आते हैं, रेफ्रिजरेटर, तो ये सारे इसमें आते हैं मैंडेटरी वाले में। तो ये सारे मैंडेटरी हैं और ये सारे वॉलेंट्री हैं नीचे वाले। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। स्मॉल हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना है। स्मॉल हाइड्रो एनर्जी प्रोजेक्ट, सबसे पहले है हाइड्रो पावर प्लांट्स ऑफ 200 मेगावाट और बिलो कैपेसिटी को वो बोला जाता है। तो याद रखना नहीं है, ये 25 मेगावाट और बिलो को बोला जाता है स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स। सेकंड है कर्नाटका लीड करता है इसके प्रोडक्शन में, तो यस कर्नाटका इसके स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोडक्शन में आ गया है, तो बी आ गया इसका आंसर। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज के बारे में बताना है। ठीक है, सबसे पहले है इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 100% ग्रांट प्रोवाइड करती है स्टेट को ये करने के लिए, बिल्कुल। सेकंड है नेशनल बायोडाइवर्सिटी ऑथोरिटी इज द नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी एंटिटी फॉर NAFCC को इम्प्लीमेंट यही करती है, तो याद रखना इसको ये इम्प्लीमेंट नहीं करती है, इनको इम्प्लीमेंट करती है नाबार्ड। इसको कौन इंप्लीमेंट करता है, नाबार्ड इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। नेशनल अडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज के लिए जो अडेप्टेशन एजेंसी है वो नाबार्ड 2015-16 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो आंसर आ गया ए। ठीक है, बस आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। यूट्रोफिकेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या, यूट्रोफिकेशन क्या हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट ज़्यादा हो जाना, न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो जाना, तो कम करने के लिए क्या करेंगे, यूज़ ऑफ नीम कोटेड यूरिया, बिल्कुल उससे यूरिया की कंसनट्रेशन लॉन्ग टर्म में निकलेगी, शॉर्ट टर्म में कम रहेगी, तो यस सी है। सेकेंड है रिडक्शन ऑफ फॉस्फोरस, बिल्कुल। थर्ड है एडिशन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम सोल्ट्स टू दी वाटर, तो डालेंगे ये तो न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज कर देंगे, तो ये तो नहीं होंगे, तो आंसर क्या आ गया ए। ठीक है, और अरे सॉरी इसमें क्या है, देखो थर्ड में आपको ये लग रहा होगा कि आयरन एंड एल्यूमिनियम को ऐड करने से वाटर में क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स इंक्रीज होंगे, तो याद रखना आयरन और एल्यूमिनियम जब वाटर में जाएंगे ना तो वो फॉस्फोरस के अमाउंट को कम कर देंगे। ठीक है, फॉस्फोरस के अमाउंट को कम कर देंगे। ठीक है, और इसीलिए जो फॉस्फोरस का अमाउंट अगर कम हो जाएगा, और ये मेन क्या हो जाता है, ये मेन यूट्रोफिकेशन के लिए वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मेन कोज करता है ये यूट्रोफिकेशन। ठीक है, तो फॉस्फोरस को कम कर देंगे, तो एडिशन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम सोल्ट टू वाटर, ये भी क्या करेगा, एसिड यूट्रोफिकेशन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट याद रखना, तो इसका आंसर क्या है, डी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है हमारा, डी है, ये चीज़ याद रखना, ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम सोल्ट अगर वाटर में ऐड करेंगे तो वो भी यूट्रोफिकेशन को कम ही करेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं करेंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। रिसेंटली नेशनल मेडिकल प्लांट बोर्ड नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड हैज़ कम्प्लीटेड 20 ईयर ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट, तो हमें बताना है इसके बारे में। सबसे पहले है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर है, नहीं ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर है। किसके अंडर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है कि एम है इसका इंक्लूड प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू प्रोग्राम रिलेटिंग टू कल्टीवेशन एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट सेक्टर, तो ये स्टेटमेंट सही है। 2000 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और ये क्या है, एक एडवाइजरी बॉडी है, एडवाइजरी बॉडी है, तो आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। क्या बोलता है, देयर हैव बीन फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम कोविड, तो उनको कावासाकी डिजीज़ हो जाती है, तो जो कावासाकी डिजीज़ के बारे में बताना है। फर्स्ट है इट इज़ ए जेनेटिक, अभी तक पता ही नहीं चला ये किस चीज़ से होती है, तो नहीं पता ये उससे होती है कि किससे होती है। सेकंड इट कॉजेज ए इन्फ्लेम्ड ब्लड वेसल सिस्टम ऑल ओवर द बॉडी, बिल्कुल पूरी मतलब ब्लड वेसल्स जो बॉडी है पूरी फूल जाती है, मेनली 5 साल से कम वाले बच्चों में ज़्यादा होती है। इसको मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको, इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जो साइटोकाइनिन स्ट्रॉम होता है चिल्ड्रन में उसके कारण हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। भारत स्टेज 6 के बारे में बताना है। सबसे पहले अप्रैल 2020 से इंडिया जो है भारत स्टेज 5 से 6 में आ गया। याद रखना इंडिया कभी भारत स्टेज 5 में आया ही नहीं, हम डायरेक्ट 4 से 6 में आ गए हैं। ठीक है, डायरेक्ट 4 से 6 में आ गए, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई हमारी रॉन्ग, हमें रॉन्ग ही बतानी है, तो येस फर्स्ट तो है रॉन्ग, इसका मतलब सेकंड भी रॉन्ग है, इसका मतलब सेकंड भी रॉन्ग है, मतलब एमिशंस फ्रॉम पेट्रोल कार्स हैव टू डिक्रीज मोर कंपेयर टू डीजल, ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत है। थर्ड है BS6 कंप्लाइंट फ्यूल हैज़ 0 लेवल ऑफ सल्फर, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि जो ये 6 कंप्लाइंट है इसमें 0% हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये भी गलत है हमारी, ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी रंग है, क्योंकि हमें इसमें 80% रिडक्शन करना है, मतलब अभी अगर 50 ppm अगर सल्फर यूज़ हो रही है तो उसका 10 ppm तक हमें रिड्यूस करना है उसके एक अमाउंट को। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, थर्ड भी, तो तीनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, तो आंसर क्या आ गया, डी।
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट बहुत बार करवा लिया, ठीक है, तीसरी बार आ गया। मैंडेट्स ऑल लोकल बॉडीज टू सेट अप बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? फर्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बिल्कुल, प्रिजर्वेशन ऑफ हैबिटेट बिल्कुल, और थर्ड है अप्रूवल ऑफ बायो यूटिलाइजेशन ऑफ एनी बायोलॉजिकल सोर्स। तो याद रखना अप्रूवल जो होता है वो स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड देगा। अप्रूवल कौन देगा? स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड देगा, क्योंकि जो बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी ये लोकल लेवल पे बनती है, ये अप्रूवल नहीं दे सकती। तो थर्ड रॉन्ग हो जाता है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। रेड प्लस के बारे में बताना है। रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के बारे में बताना है। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, ठीक है, बड़े ही अच्छे से। फर्स्ट है इट इज़ अ मैकेनिज्म डेवलप्ड बाय पार्टीज टू यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल ये उसी के द्वारा डेवलप्ड है। सेकंड, डेवलपिंग कंट्रीज वुड रिसीव रिजल्ट बेस्ड पेमेंट, ये भी हमने किया था कि किसको मिला था, सबसे पहली कंट्री बनी थी ब्राज़ील जिसको रिजल्ट बेस्ड पेमेंट मिले थे। और थर्ड है इंडिया हैज़ प्रिपेयर्ड इट्स नेशनल रेड प्लस स्ट्रेटजी इन कंप्लायंस विद डिसीजन मेड ऑन रेड प्लस बाय यूएनएफसीसी, बिल्कुल इंडिया ने भी अपनी एक नेशनल रेड प्लस स्ट्रेटजी बनाई है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर आ जाता है डी। तो आज के हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाओ, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलिए आज के लेक्चर को इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।